हाय गाइस, मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बीकॉम कंप्लीट होने से पहले अपना सीएस कंप्लीट कर लिया एंड क्लियर्ड बोथ सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज सीएस प्रोफेशनल इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल फीचर है। बिकॉज ग्रेजुएशन हमारा होता है 20-21 साल में, और उस टाइम पे अगर किसी बच्चे के पास एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाए एंड वो भी एक रेप्यूटेड डिग्री लाइक कंपनी सेक्रेटरी, देन इट इज द वेरी बिग अचीवमेंट। सो जोरदार तालियों के संग स्वागत किया जाए दिया नारवानी जी का। सो दिया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने इतनी अर्ली एज में सीएस कंप्लीट कर लिया। तो आज आपकी ये पूरी जर्नी, आपका पूरा एक्सपीरियंस आज आप हमारे बच्चों के संग साझा करिए। आप बताइए कि बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपने किया था, क्या बच्चे मिस्टेक करते। तो बच्चों के मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं सब क्वेश्चंस को आज मैं क्लस्टर करके आपसे पूछूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स। एंड मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक बच्चा जो सीएस कर रहा है, सीएस के बारे में एक मार्केट परसेप्शन है कि बहुत डिफिकल्ट है, एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं होता है, 90% बच्चे सीएस छोड़ देते हैं। तो एक मार्केट में जो निगेटिव थॉट प्रोसेस है, एंड पर्टिकुलरली इन गुजरात ज्योग्राफी, गुजरात में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे सीएस से बहुत डरते हैं। बट आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि प्रोविंग्स बहुत जल्दी गुजरात आने वाला है। वी आर स्टार्टिंग एट अहमदाबाद। सो अहमदाबाद केम छो, वी आर कमिंग विथ फुल बैंक, कंप्लीट बॉम्बे की टीम के संग, विथ ऑल टॉप फैकल्टीज, टॉप टेस्ट सीरीज। हम गुजरात में सीएस लर्निंग का एक्सपीरियंस बदल देंगे इस बार। सो आई वांट दिया जी कि आप बच्चों को वो हर एक स्टेज बताएं, हर एक स्ट्रैटेजी बताएं जो आपने फॉलो किया था और जिससे आप इतनी कम एज में आपने सीएस बन गया। तो मैं आपसे ओवरऑल भी चीजें पूछूंगा एंड हर एक सब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा। सो स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, आपका सीएस प्रोफेशनल में 2 मॉड्यूल था एंड दोनों मॉड्यूल में एक में 4 पेपर थे, एक में 3 पेपर थे। सीएस प्रोफेशनल के कुछ सब्जेक्ट्स काफी ड्राई हो जाते हैं, बहुत थ्योरेटिकल होता है। सो जैसे स्टार्टिंग विद पेपर 1 विच इज योर एनवायरमेंट सोशल एनवायरमेंट, कैसे प्लान करना चाहिए उस सब्जेक्ट को? बिकॉज मेरे को पर्सनली लगता है कि सब्जेक्ट थोड़ा ड्राई है। बोरिंग हाँ, बट इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि प्रोफेशनल का हर एक सब्जेक्ट आपका वो जो सपना है सीएस आपके नाम के आगे प्रीफिक्स लगे, उसको पूरा करने में हर एक सब्जेक्ट का योगदान है। तो कैसे उस सब्जेक्ट को प्लान करना चाहिए, प्लीज हमारे बच्चों के साथ साझा करिए अपना एक्सपीरियंस। या श्योर। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले आपने इतनी तारीफ कर दी। सो मूविंग ऑन टू ईएसजी। करेक्ट। सारे बच्चे जो भी प्रोफेशनल में अभी पढ़ रहे हैं वो मुझसे रिलेट करेंगे ये चीज़ कि ईएसजी बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। तुम एक बार लेके बैठते हो तो 1 घंटे में तुम बोर हो जाते हो, कंटिन्यूस उस चीज़ को नहीं पढ़ सकते हो, वो एक सब्जेक्ट है। बट देर आर स्टूडेंट्स जिनको स्कूल में सोशल स्टडीज करके, बिजनेस एनवायरनमेंट करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, करेक्ट। यस एब्सोल्युटली। तो अगर हम उसके साथ रिलेट करें तो ईएसजी इज वेरी इजी एंड इट इज कम्प्लीटली थियोरेटिकल। अगर आप उनके कुछ कंसेप्ट्स, कुछ कीवर्ड्स को याद कर ले तो उसी क्रैक करना बहुत इजी हो जाता तो है। क्या खुद के नोट्स बनाने चाहिए? आपने बनाए थे? एब्सोल्युटली, ईएसजी इज मस्ट। ईएसजी में आपको नोट्स कंपलसरी है एंड कंप्लायंस, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस वाला एक सब्जेक्ट है। इन 2 सब्जेक्ट में नोट्स आपको कंपलसरी स्टिक ऑन करना पड़ेगा। तो बच्चों, एक चीज यहाँ पे पॉइंट ये है लेने लायक कि आपको ना अपने हर एक सब्जेक्ट में, चाहे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो या ड्राई, आपको खुद के एक नोट्स बना लेने चाहिए। दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू स्ट्रेटेजाइज एंड प्लान योर सब्जेक्ट। बट ईएससी में जितना मैंने सब्जेक्ट को समझा है, 3 पार्ट हैं बेसिकली। यस। पार्ट सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट, Hmm. पार्ट 3 इज योर एथिक्स वाला पार्ट जो है, एंड दैट 2 पार्ट इज अराउंड 35 मार्क्स। Yes. एंड ऊपर जो 17 चैप्टर्स है वो 65 मार्क्स है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी की, क्या पहले पार्ट बी और सी पकड़ लेना चाहिए? प्लीज सबसे पहले मैंने 18th चैप्टर जो रिस्क मैनेजमेंट बराबर, वो कंप्लीट किया था, बिकॉज वो 20 मार्क्स, मतलब ऑलमोस्ट पासिंग इज 40। करेक्ट। तो 50% वही आ जाता है और वो आपका, फुट जाता है रिस्क हम्म। मैनेजमेंट में, तो वो सबसे पहले लेना चाहिए। देन यू कैन गो फॉर 19 एंड 20 करेक्ट। जो आपका अराउंड 15 मार्क्स 50 मार्क्स का आ जाता है। तो ये दोनों मेन कवर कर लो ना तो ऑलमोस्ट 40, मतलब
आप 35 ऑर्डर के आसपास पहुंच जाते हो, यस, करेक्ट। तो 30 मार्क्स का आप टारगेट रख के चल सकते हो, क्योंकि इतने टफ नहीं है वो चैप्टर्स। एंड देन जो पार्ट ए है उसमें से आप कुछ चैप्टर्स अपने सिलेक्ट कर लो, क्योंकि पार्ट ए मेजरली उसमें कंपनी लॉ, सेबी, एलओडीआर है। करेक्ट, तो अगर वो आपका एग्जीक्यूटिव में स्ट्रांग था तो पार्ट ए तो क्रैक चीजें करना थोड़ा इज अगेन मैनेज हो जाता है। यस। बच्चों यहाँ पे एक चीज समझने लायक है कि प्रोफेशनल क्रैक करने के लिए ना अपने को सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चाहिए, अपने को स्मार्ट वर्क चाहिए, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। अपने को ये पता होना चाहिए कि कहाँ से स्कोरिंग हो सकती है, किस चीज पे पहले एम्फेसाइज करना है, किस चीज पे बाद में एम्फेसाइज करना है। स्ट्रैटेजी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कहते हैं ना कि एक एवरेज दिमाग भी बट विद अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी कैन ऑलवेज कॉन्कर द वर्ल्ड rather than an extraordinary brain with no plans. So strategy is very crucial. Coming to the second paper. Second paper is your drafting. Yeah. कैसे किया था? So drafting was one of my favorite subjects Very good. because उसमें law मैं बड़ा पढ़ा रही खुश हूँ। था। So drafting was favorite because उसमें जो भी JIGL jurisprudence जो सब्जेक्ट था, majorly it was that सारा सिविल प्रोसीजर कोड के रिलेटेड है, फिर प्लेंट कैसे जाना है, ये कर नहीं समय तो जो जी, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। देन यू गेट टू नो कि आप ड्राफ्ट्स कैसे बनाते हो, अग्रीमेंट्स कैसे बनाते हो। आपने प्रैक्टिस किया? एब्सोल्युटली, जितने भी अग्रीमेंट्स और ड्राफ्ट आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं ना, वो आपके पास अलग से हैंड रिटन अपने हिसाब से होने ही चाहिए। एक बार आप लिखो एंड देन उसे आप रिवाइज करो। Right. जितनी भी बार आप ड्राफ्टिंग करोगे तो वो चीज़ से ड्राफ्टिंग क्रैक हो जाता है। यूजुअली एग्जाम में नहीं बच्चों आपको बताओ, बट ड्राफ्टिंग में ना ड्राफ्टिंग आप तभी सीख सकते हो जब आप उस ड्राफ्ट को प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ ड्राफ्ट पढ़ने से ड्राफ्ट नहीं होगा, आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। एंड एट प्रोविंस आई टेल यू मैम, प्रोविंस में हम लोग जितने मॉडल में ड्राफ्ट देना सब हम लोग अलग से बनाते हैं, और हमारी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, 100 से ऊपर ड्राफ्ट बनाते हैं। एंड आई थिंक दैट हेल्प्स आवर स्टूडेंट बेसिकली इन क्रैकिंग दैट सब्जेक्ट। अच्छा, ड्राफ्टिंग में एक सब्जेक्ट है ओपिनियन राइटिंग, एक कमर्शियल लीगल 7th and 8th चैप्टर। आई ऑलवेज बिलीव दैट्स अ वेरी अंडररेटेड चैप्टर्स हैं, बट काफी इंपॉर्टेंट है जब बहुत 8 चैप्टर तो पूरा कमर्शियल अभी कमर्शियल है। करेक्ट, करेक्ट। फ्यूचर में पूरा कॉमर्स ही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में वी आर द कॉर्पोरेट लॉयर्स, तो आने ही वाला है। करेक्ट, करेक्ट। सो ड्राफ्टिंग में बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, मेक योर ओन ड्राफ्ट। आपको ड्राफ्टिंग तभी सीखोगे जब आप ड्राफ्ट बनाओगे, एंड बनाने के लिए आपको थोड़ा उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कितनी देर में एक ड्राफ्ट बन जाना चाहिए? 25 to 30 मिनट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड दैट टू स्टार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन से लेके पूरा सिग्नेचर तक पूरा Yes. क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड सब्जेक्ट इज योर सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। करेक्ट, Yes. बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई टेल यू, अगर आप बच्चों आप भी अगर आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करना चाहोगे ना, एंड जब मैं डेलॉइट में था, आपको एक्सपीरियंस बताऊं, तो हम लोग बहुत सारी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करते थे, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, शेयर परचेज एग्रीमेंट बनाते थे। तो वहां पे आपको ना सब चेकलिस्ट पता होना चाहिए क्या क्या। Yes. वो जो पूरा चेकलिस्ट, जब एडवाइजरी एक्टर में जाओगे आप, एडवाइजरी पार्ट में जहाँ पे आप M&A प्रैक्टिस करोगे, वहां भी ये सब्जेक्ट बहुत काम आएगा। तो बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है। आपने कैसे स्ट्रैटेजाइज किया? मैंने इसमें स्ट्रैटेजी, एक तो नोट्स था, एंड फॉर पर्टिकुलरली चेकलिस्ट के लिए मैंने स्टिकी नोट्स बनाए थे जो मैंने अपने बेडरूम में लगा दिए थे, को मैं एवरीडे रेफर करती थी। मतलब नॉट एवरी 15 to 18 पॉइंट्स, बट कुछ 5 to 6 पॉइंट्स जो कॉमन हो रहे थे ना सब पे, तो अगर वो Smartly उसको filter कर दिया। Very nice. जो क्वेश्चन आ सकता है और मेरे को लिखना है, तो मैं वो 5-6 पॉइंट्स एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकती हूँ। मतलब मुझे आंसर पूरा तो यहाँ कवर कर ही ले। Yes, absolutely. अच्छा, मॉडल पढ़ा था? हाँ, प्योरली मॉड्यूल, कुछ भी अदर रेफर नहीं किया। नो, कोई भी और मॉडल की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल और खुद ने जो स्टिकी नोट नोट बने थे। यस, कंप्लीटली। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। एंड आई थिंक उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, ड्यू डिलिजेंस करके चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जो 16, 17, 18, 19, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यस, तो 16 चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ड्यू डिलिजेंस इज एवरीथिंग। Correct. वो हर चीज में हर चीज में है। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, कमिंग टू पेपर 4, आपने कौन सा इलेक्टिव लिया था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। अच्छा, आईपीआर लिया था। नो, आई वेरी गुड सब्जेक्ट। वेरी गुड सब्जेक्ट, आई टेल यू। आई प्रैक्टिस इज अरे, वेरी ब्रिलियंट प्रैक्टिस है, इतनी बड़ी प्रैक्टिस डेवलप हो रही है। एंड आई टेल यू, जब मैं अमरचंद में था, इंडिया में, जब हम लोग अमरचंद में मंगलदास में थे, तो काफ़ी ऐसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आते थे M&A प्रैक्टिस में, जिनके लिए आईपी प्रोटेक्शन बिकम्स वेरी क्रूशियल। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का M&A प्लान करते हो ना, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कि पेटेंट रजिस्ट्रेशन। बेसिकली बहुत बड़ी प्रैक्टिस है।
इंडिया में अब आईपी प्रैक्टिस बड़ी हो रही है, नहीं तो आई टेल यू जब मैंने सीएस किया था इन 2007-8 उस समय तो इंडिया में उतने अच्छे आईपी लॉयर्स ही नहीं थे। तो अगर कोई बड़ा केस होता था ना आईपी का, आप देखो सैमसंग एंड एप्पल जितने बड़े आईपी केसेस हैं, उसमें जो लॉयर्स है ना मोस्ट हेविली पेड लॉयर्स है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। बट जनरली मैंने देखा है कि बच्चे इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर भागते हैं। ऐसा नहीं है? आपको अच्छा लगा? है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो हमारी मॉड्यूल बनाई गई है आज सीएसआई की, इट इज़ वेरी ग्रेट। उसमें पता है डिटेलिंग जैसे हमारे रेगुलर में हमारा पेप्सिको है, जॉन कुरकुरे, लेज़ वो सब खाते हैं। देन व्हर्लपूल के केसेस हैं, मतलब जितनी भी रिनाउंड कंपनीज़ हैं, जो भी हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। यस, उस सब चीज़ के ऊपर हमारे केसेस हो चुके हैं। तो वो चीज़ें जब पढ़ने आती है तो वो इतना इंटरेस्टिंग लगती है। रिलेट कर पाते तो हो। हाँ, फिर 4 लोगों को बता भी सकती हूँ कि इसके साथ ऐसा हुआ और लोग था। बड़े इम्प्रेस होते हैं, "वाह! क्या पता है इसको बच्चे को।" तो अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ तो उसके लिए सिर्फ़ मॉड्यूल पढ़ा या कुछ और भी एक्स्ट्रा? नहीं, मॉड्यूल रेफ़र किया था एंड जो केस लॉज़ उसमें दिए गए थे ना, हुँ। उनको थोड़ा डिटेल में मैंने रिसर्च से किया रिफ़र था। किया था, यस। बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा खुद का भी रिसर्च करना पड़ेगा। आप प्रोफ़ेशनल लेवल पे हो, आपकी लाइफ़ का लास्ट सीरियस एग्ज़ामिनेशन है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा और जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा करते हो ना, तो ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करके यहाँ आते हो। और मैं चाहता हूँ कि आज जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, वो इस चीज़ को समझें कि प्रोफ़ेशनल डिग्री पाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। यू हैव टू गो बियॉन्ड द बॉक्स। क्लियर? कमिंग टू पेपर 5। नाउ पेपर 5 इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। मेरे को लगता है ये 2 अलग सब्जेक्ट इन्होंने चिपका दिया अननेसेसरी। कैसे प्लान प्लान करने का? प्लानिंग में यहाँ पे मुझसे बहुत मतलब वो मिस्टेक हो गई थी। मैंने एक्चुअली 1 दिन पहले ना मैं मॉड्यूल लेके बैठ गई थी, एसएम और सीएफ के, और उसमें भी यूजुअली एसएम शुरू करना चाहिए क्योंकि वो थोड़े में बहुत ज़्यादा कवर बट ये चैप्टर में ही 40 मार्क्स सेफ हो जाता है। बट मैं सीएफ लेके बैठ गई थी। वेरी नाइस। 3 घंटा मैं पढ़ा, मेरा कुछ नहीं हुआ है अभी तक, ये एक चैप्टर भी नहीं, या फिर मैंने सीएफ को साइड किया, एसएम वैसे इंट्रोड्यू किया, तो वो चीज़ मत करना। और वो भी मैंने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले की थी क्योंकि ब्रिलियंट। पूरा कॉन्फिडेंस था सीएफ पे कि मुझे आता है, तो मैं उस पे ज़्यादा स्कोर करके बेटर कर सकती हूँ। करेक्ट। बट उसकी वजह से थोड़ा वो मिसप्लानिंग हुआ, बट देन देखिए ऐसे गलतियाँ गलतियाँ देखो इंसान ही करता है। कहते हैं ना टू err इज़ ह्यूमन। गलतियाँ इंसान करता ही है। लेकिन ये सीखने लायक बात है बच्चों आप गलतियाँ मत करना, आप इनकी गलती से सीखो। पहले एसएम पढ़िए। आपके एसएम के 6 चैप्टर से 40 मार्क्स सेफ हो जाएगा। एंड जितने लोग आप तो न्यू पोर्शन से आए थे सीएस एग्जीक्यूटिव के, जो सीएस एग्जीक्यूटिव में ओल्ड पोर्शन में थे, उनके लिए सेम टू सेम था। द ओनली डिफरेंस वाज़ दैट कि वहाँ पे एसएम एमसीक्यू बेस्ड था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। करेक्ट। अच्छा कॉर्पोरेट फाइनेंस कैसे हैंडल करें? बिकॉज़ मेरे को लगता है बहुत बड़ा पोर्शन बना दिया है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में मेन जो बड़े चैप्टर्स हैं ना वो 8 एंड 14 है। करेक्ट। उन 2 चैप्टर ओ एडीआर जीडीआरबी वाला। हाँ, बट दैट इज़ कंपैरेटिवली ईज़ियर 8 एंड 40। 8 इज़ आईसीडीआर, अगर एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस है तो इट इज़ ऑलमोस्ट कॉपी काफी काशी करेक्ट। 2-4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा एडेड हुए हैं। 14 चैप्टर इज़ कंप्लीटली अ न्यू चैप्टर। मेरी स्ट्रैटेजी 14 के लिए ऐसी थी ना कि जैसे-जैसे मतलब मैं दूसरे चैप्टर्स कवर कर रही थी ना, उसके साथ मैं 14 का एक-एक टॉपिक कवर कर रही बहुत थी। सारे टॉपिक क्योंकि उसमें। 14 चैप्टर में है ना, ऐसा है ना कि बहुत सारे टॉपिक्स को एक ही साथ अरे रख दिया वो गया है। लैब भी है, लैस भी है, बिल रेट डिस्काउंटिंग, पूरा इम्पोर्ट भी फैक्ट्री फॉर्सपेटिंग सब आ गए। करेक्ट। तो वो एक-एक टॉपिक एक-एक चैप्टर के साथ कंप्लीट करो या 2 टॉपिक्स एक-एक चैप्टर के साथ हो ना, तो वो बट आप छोड़ नहीं सकते कम उस चैप्टर को। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो 5 टू 10 मार्क्स का एवरी टाइम वो लोग पूछते ही है। अब देखो ये ना सबसे बच्चा अगर थोड़ा प्लान करे ना, सिर्फ एसएम में 40 मार्क पकड़ लेगा, आईसीडीआर और फॉरवर्ड कम से कम 10-10 मार्क्स का तो आने वाला है। और वो ईसीबी एडीआर ये कम से कम 5-7 और फिर मार्क। वो इप्स वाला, इंटरनेशनल करेक्ट। फाइनेंशियल वाला, करेक्ट। वो चैप्टर भी अच्छा आता है। आरईआईटी एनवीआईटी किया था? हाँ, बट इस बार नहीं पूछ रहा था उसका। हाँ, लेकिन मेरे को लगता है आरईआईटी एनवीआईटी में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बिकॉज़ ऑफ लिमिट्स, बिकॉज़ दोनों में लिमिट्स हैं, थोड़ा-सा याद रखना पड़ता है। स्टिकी नोट्स हेल्प ठीक है, हेल्प नोट्स। बट ये ना स्टिकी नोट्स की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है ना कि स्टिकी नोट्स रखो या पेपर लगा दो, वो ना आप सुबह उठ रहे हो ना, ऐसे बेड के सामने होना चाहिए कि तुम उठो सबसे पहले वही दिखना चाहिए। अगर रोज वो दिखता है ना तो फिर वो कंफ्यूजन ही होता है कि उसमें 5 lakhs था, इसमें 10 lakhs था। रिवीजन। यस, रेगुलर होना चाहिए, रोज उठो पहली चीज वो दिखनी चाहिए, तो वो बाइफरकेशन इजी। क्या बात है। बच्चों समझ में आ रहा है? सुबह उठ के पहले क्या देखने का है? आपको सुबह उठ के सबसे पहले आपके हैंड रिटेन नोट देखने हैं। अगर आपको वन शॉट पास करना है तो अभी चेहरा देखना बंद करो। उठ के मोबाइल देखना बंद करो। नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, पहले स्टिकी नोट्स देखना है। समझ गया? चलो। अच्छा, कमिंग टू पेपर 6।
आई इट्स अ वेरी वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज बड़े दिल से पढ़ाता हूँ बिकॉज मैंने डेलोइट में वही सब किया था मर्ज टेक ओवर तो इसको कैसे करें बस मेरे को लगता है बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है ये आईबीसी अपने आप में एक पूरा ही ओशन ही है बेसिकली कैसे हैंडल करने का फर्स्टली मैंने वैल्यूएशन छोड़ दिया था। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वैल्यूएशन नहीं किया था प्रिपेयर। अ, नहीं नहीं बिल्कुल सही है लेकिन बच्चों मतलब ये नहीं करने का है हर चीज अपने को पूरी करनी है ठीक है आगे So I divided the subject in two parts. That is corporate restructuring and the insolvency मतलब हमने वाला पार्ट part. ए ले लिया पार्ट हाँ, आ ले लिया लेके छोड़ दिया yes. शाबाश बेटा ठीक है और सो मैंने सबसे पहले पार्ट सी कवर अप किया क्योंकि ये मेरा वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। राइट एंड ओपन बुक में लाइक मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कि जो आपकी सीआरबीआई की मॉड्यूल है ना उससे बेटर आप ओपन बुक रीड करो। आईबीसी के यस, करेक्ट तो वो पोर्शन ना और काफी हद तक सेम ही है मेरे को हाँ, बट ओपन बुक में बेटर चीज ये है ना कि उसमें सब सेक्शन वाइज दिया हुआ है। हाँ। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन तो पूरा पूरा एक ही उसमें से जाएगा बराबर तो इंसॉल्वेंसी की जो सीआरबीआई के मॉड्यूल है ना उसमें ये बाइफोरेशन थोड़ा हिल जाता है कि उसमें जैसे अगर प्री पैकेज वाला है तो उसमें 54A2P जाएगा या फिर कोई और सब्जेक्ट है जैसे वो सीआरपीआई वाला तो उसमें कुछ सेक्शंस फर्स्ट एक सेकेंड 18th चैप्टर में है देन आधे सेक्शंस 19 चैप्टर लेकिन तो और वाली बुक पे तो पूरा कोड ही दे दिया है बेसिकली Exactly. करेक्ट तो उसका जो ओपन बुक का सेकंड चैप्टर है ना उसमें कंप्लीटली आपको लाइन टू लाइन सारी प्रोसेसेस कवर पूरा कर कोड ही दे दिया बेसिकली करेक्ट तो वो वहां से पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन लर्निंग फ्रॉम इट एंड आई टेल यू बच्चों आईबीसी इज अ वेरी ग्रोइंग प्रैक्टिस वेरी क्लियर मतलब अगर बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आ जाए ना तो बच्चा खुद उसमें फ्यूचर बना सकता है देयर आर सो मेनी लॉ फर्म्स एंड कंसल्टेंसी फर्म्स और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन में भी इतना हार्ड नहीं होता है करेक्ट तो पहले पेपर 6 में पहले आईबीसी वाला पार्ट पकड़ लेने का यस फिर पार्ट 1 पे जाने का एंड पार्ट 2 छोड़ना नहीं है बिल्कुल से ठीक है ना आपने वैल्यूएशन क्यों छोड़ा मतलब ऐसा सब नंबर से थोड़े क्या सम लगा से थोड़ा इशू है लेकिन लेकिन बच्चों आप बिल्कुल मत छोड़िएगा उसके उसके इवैल्यूएशन में जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाला पार्ट है कि इंडिपेंडेंस उतना कवर किया था बट जो सम वाला पार्ट है वो अच्छा मतलब आपने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया रजिस्टर्ड वैल्यू वैल्यूएशन नॉर्म्स को सब पढ़ लिए Yes. सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सचेंज रेशो कैसे निकालते हैं वो थोड़ा छोड़ दिया अपने को नहीं छोड़ना है बस ठीक है ना हम लोगों ने AR1 का भी पॉडकास्ट किया था याशी इट वाज अ ऑनर टू टीच स्टूडेंट लाइक याशी विनीत एंड ऑल दैट सो वैल्यूएशन में कुछ भी छोड़ने का नहीं होता बिकॉज वो चीज भी कहीं ना कहीं आती जरूर है करेक्ट कमिंग टू द पेपर 7 आई थिंक वो तो पेपर 6 के साथ ही होता है इंसॉल्वेंसी मेरे को तो लगता है इंस्टीट्यूट ने ना पेपर 6 को अननेसेसरी एक से बनाते उसको 2 कर देना चाहिए बेसिकली क्योंकि आईबीसी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है ना अभी एक चीज बताओ आपने ये तो बच्चों को आपने अपना पूरा स्ट्रैटेजी बता दिया क्या राइटिंग प्रैक्टिस की थी आपने यस वन टाइम एंड जो टेस्ट मेरे क्लासेस ने कंडक्ट किए थे दैट आई गेव ओके तो टेस्ट देना जरूरी वेरी है इंपॉर्टेंट बिकॉज बिना राइटिंग प्रैक्टिस के मेरे को लगता है वो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो सकता उस स्टेज पे ये भी पता चलता है ना कि हम समझ लीजिए 90% लर्न करके जाते हैं करेक्ट तो उसमें से हम जब एग्जाम लिखने बैठते हैं तो खाली 50% ही याद आता है तो उससे हमें भी पता चलता है कि हमें वो 40% की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है रियलिटी चेक हो जाता है बेसिकली वो तो चाहिए तो बच्चों कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है आई टेल यू प्रोविंस में तो हमने जो पूरे टेस्ट का सिस्टम बना दिया है हर एक चैप्टर का टेस्ट होता है अभी जो हमारे बैच चल रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 20+ टेस्ट हो चुके हैं तो हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव ही एक ही है कि बच्चा जितना ज्यादा लिखेगा ना उतना ही बेटर है और एक बार तो गलती होनी ही है मैं तो मानता हूँ और गलती होनी भी चाहिए अब वो चॉइस हमारी है कि हम एग्जाम हॉल में गलती कर रहे हैं या क्लास में गलती कर रहे हैं करेक्ट अच्छा केस स्टडीज किया था हाँ मतलब जो मॉड्यूल में थी तो मॉड्यूल के जो पीछे अगर आप ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट देखो उसमें बॉक्स में केस स्टडी दी हुई है CRVI में वो केस स्टडी पढ़ना है रीड की थी मतलब सॉल्व नहीं करी थी लेकिन पढ़ना Particular नहीं की थी yes. करना है लेकिन बच्चों आपको बताऊँ वो केस स्टडी छोड़िएगा मत बिल्कुल भी चाहे वो इस अटेम्प्ट में आई हो या ना आई हो फिर वो है तो बहुत इंपॉर्टेंट और ड्राफ्टिंग वो NCLT वाला जो चैप्टर है उसके पीछे जो केस स्टडी दी हुई है वो तो एज इट इज उठा के वो डाल देते हैं बेसिकली हाँ तो वो काफी बार करते हैं करेक्ट करेक्ट तो केस स्टडी इज वेरी क्रूशियल एक रीडिंग तो बच्चों होनी ही चाहिए अच्छा अबाउट मॉड्यूल बहुत सारे बच्चे में से पूछते हैं कि सर मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा क्या क्या पढ़ना चाहिए ऑब्वियसली मॉड्यूल इज द बेस्ट थिंग लाइक हम लोगों के स्कूल में 10th 12th से ये प्रैक्टिस डाली थी कि डाइजेस्ट नोट्स कुछ भी प्रिफर नहीं करना है जो टेक्स्ट बुक जो मॉड्यूल्स तुमको इंस्टीट्यूट या बोर्ड जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वही रिफर करने का क्योंकि उनकी लैंग्वेज से वो लोग एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते हैं कई लैंग्वेज आ जाती है
एंड हमारी जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी बैरेक्ट है ना वो कॉपी पेस्टेड है, Correct. तो उससे हमें लॉ का इंटरप्रिटेशन भी मिलेगा सही बात है, एंड प्लस वो लैंग्वेज हमारे अंदर बिल्ड भी होती है। पढ़ते कभी पढ़ते आता है ये बेसिकली। हम कभी कुछ ड्राफ्ट कर रहे हैं, अगर कहीं पे भी हमें जरूरत पड़ रही है ना, हम वो लीगल लैंग्वेज में लिखते हैं। नहीं, कुछ जगह डिफिकल्टी होती है मॉडल में, यस होती है, तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, बराबर। बच्चों, आप मॉड्यूल नहीं छोड़ सकते, आई टेल यू। मॉड्यूल इज लाइक योर गीता, कुरान, बाइबल, जो समझता है समझो। इट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड। इनफैक्ट मेरे को लगता है एटलीस्ट मॉड्यूल की 1-2 रीडिंग तो होनी ही चाहिए। अभी 3 आपको to 5 अच्छा 3 to 5 बच्चों, ये सीखने वाली बात है। 1-2 रीडिंग से नहीं काम चलेगा भाई, पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 3 to 5 रीडिंग चाहिए। आपको बताऊँ, बहुत सारी ऐसी क्लासेस है ना, वो लोग ना मॉड्यूल को ही पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसको कलरफुल बना देते हैं, डेकोरेशन कर देते हैं और मॉड्यूल का आधी चीजें कट कर देते हैं। मेरे को लगता है ना, बहुत ही स्टूपिड एक्ट है बेसिकली। एक्चुअली बच्चों को मॉड्यूल प्रमोट करना चाहिए कि बच्चा पढ़े, क्योंकि जब तक आप मॉड्यूल नहीं पढ़ते हो ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता बेसिकली। एंड इनफैक्ट मॉड्यूल पढ़ने से अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना है ना, तो डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स यूज करो मॉडल में कि लेकिन मॉडल लगाओ मत। जी ऐसा कि तो वो क्या ब्लैक एंड व्हाइट से तुमको थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए है। बराबर। अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए थे? एक्स्ट्रा नहीं नहीं किए थे, करना चाहिए था। ओके अगर करते तो आई टेल यू, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने से हर एक चैप्टर के पीछे ना कुछ क्वेश्चंस दिए सेल्फ होते हैं। टेस्ट क्वेश्चन अच्छा, वो किया, हाँ हाँ, वही नहीं है। अच्छा, और मॉडल के पीछे जो एक क्वेश्चन पेपर पूरा दिया था, वो किया था? हाँ वो ओपन बुक में प्रैक्टिस की थी, रेस्ट में नहीं की। नहीं किया था। और इंस्टीट्यूट ने जो मॉक पेपर दिया था, वो नहीं किया। वो नहीं किया था। और प्रीलिम्स दिया था? अ, आपकी क्लास में प्रीलिम्स हुआ था? हाँ हाँ हुआ था, लेकिन किया था? यस करना ही हाँ चाहिए। हाँ हाफ हाफ हाफ, अपने को पूरा करना है बच्चों। वी हैव टू डू द प्रिंसिप। आई टेल यू, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, चाहे वो फुल लेंथ क्वेश्चन हो, 3 आवर्स का पेपर हो, या चैप्टर वाइज, दैट्स वेरी खुश क्लियर। आई थिंक काफी कुछ हमने इसमें सीखा कि मॉड्यूल अपने को पढ़ना ही है। 1-2 रीडिंग से काम नहीं चलेगा, अपने को 4-5 रीडिंग होनी ही चाहिए। अच्छा, पास एग्जाम पेपर देखे थे यस एब्सोल्युटली सारे? सारे कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं था? नहीं कोई भी नहीं एंड चैप्टर वाइज सारे हाँ रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अपने को ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, गधा मजूरी नहीं करनी है। वी हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। एंड स्मार्ट वर्क तभी होता है जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो और उसके बाद आप उसके चैप्टर के पास एग्जाम क्वेश्चन देखते हो कि भाई इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं, क्या हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ही तो अपनी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई। सो दैट इज समथिंग जो बच्चे ने किया है, वो अपने को भी करना है। हर चैप्टर के पास एग्जाम क्वेश्चन देखने ही है। अच्छा, रिवीजन कितनी बार हुआ? रिवीजन 2 या मैक्सिमम 3 बार हाँ एडवाइजेबल कितना होता है? 2-3 टाइम्स इज मोर देन इनफ हाँ हो जाएगा। हाँ लेकिन एंड व्हेन आई से रिवीजन, अच्छा तो मतलब रिवीजन के लिए हम 1 महीना डेडिकेटेड कर देना चाहिए हाँ कम से कम। सेल्फ स्टडीज मस्ट बस चाहिए जी क्लासेस जितना भी खत्म हो, लेकिन 1 महीना इज वेरी क्रूशियल, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी ना आपको ना, जैसे रिजल्ट आया होगा, बहुत सारे शुभकामनाओं के मैसेज आए होंगे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए होंगे। बच्चों ने एक कॉमन चीज आपसे पूछोगे कि मैडम आप कितने घंटे पढ़ते थे, पूछा था क्वेश्चन। बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। क्या करना चाहिए, मतलब हाउ मेनी आवर्स? आई ऑलवेज बिलीव दैट दिस इज अ वेरी इनफ। इनफ मोर देन इनफ नहीं नहीं, आप लोग 10-12 घंटे पढ़िए बेसिकली। द पॉइंट इज दैट, सी आई टेल यू मेरी एक चीज है, मतलब जो दूसरे करते हैं नहीं मुझे नहीं एरिया है, बट द डे क्लास में ना जो चीज पढ़ाई जाती है ना, वो सेम डे जाके आप इतने अच्छे से कर लो ना कि जब भी आप रिवीजन पे बैठो ना, तो उतना टाइम जो फर्स्ट टाइम लगा है ना वो नहीं लगना चाहिए। ये बहुत अच्छी है। और जो फर्स्ट डे तुम पढ़ते हो ना, वो दिमाग में ऐसे उतरता है ना कि वो सेकेंड टाइम या 2-3 दिन बात करेंगे, हफ्ते बात करेंगे, वो कभी नहीं होता। एब्सोल्युटली ये बच्चों, चीज ये थोड़ा है एक चीज ना दिमाग में आप समझ लीजिए। आपकी क्लास है, आप जिस भी क्लास में कर रहे हो, प्रोविंग से करोगे तो ऑलवेज द बेस्ट, बिकॉज आवर रिजल्ट इज द हाईएस्ट अक्रॉस बॉम्बे एंड नाउ वी आर कमिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गुजरात, वी आर कमिंग नाउ, क्लियर। अब उसमें क्या होता है ना, जब मैं ये ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडिंग इन अ क्लास इज लाइक ईटिंग समथिंग, और उसी चीज को अगर आप सेम डे रिवाइज कर लेते हो, इट्स लाइक डाइजेस्टिंग द सेम थिंग। फालतू का पाइलोन क्रिएट मत करिए, स्टार्टिंग से पढ़िए। जो बच्चा स्टार्ट से पढ़ता है ना, उसका विजन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है बेसिकली, और वो लास्ट मिनट का प्रेशर भी नहीं होता है।
एंड दैट्स वेयर यू कैन प्लान योर थिंग्स। एंड इसलिए हम लोग तो प्रोग्राम्स में बच्चे को ये रेगुलरली, मैं तो बच्चों को बहुत पुश करता हूँ कि बाय द टाइम वी कंप्लीट आवर पोर्शन, व्हिच इज ऑलवेज 3 months बिफोर द एग्जाम हो जाता है। इन योर अटेम्प्ट दिसंबर एग्जाम था, हमारा पूरा पोर्शन सितंबर कंप्लीट हो गया था। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट अगर बच्चा वहां तक, जब तक हमने बैच खत्म किया, तो फिर अगर बच्चे ने भी एक रीडिंग कर ली है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया, तो अगला 3 महीना प्लान करना ईजी हो जाता है। कभी भी ये गलती मत करना बच्चों कि पहले क्लासेस खत्म कर ले फिर हम पढ़ेंगे। नो, आपको क्लासेस के साथ ही पढ़ना है। दैट्स वेरी क्रूशियल। ना, अब आपको ना एक और क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछेंगे जो मेरे से भी पूछते हैं, तो आई थॉट कि मैं यंग टैलेंट से ही पूछूं जिन्होंने अभी रिसेंटली क्लियर किया है। एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप? अ, मैंने एग्जीक्यूटिव में एक ग्रुप दिया है, और बहुत बड़ी प्रोफेशनल में दोनों ग्रुप दिए हैं। चलिए, बच्चों के ना मन में कैसे ऐसी धारणा बन गई है कि यार एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप देके फेल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना, करेक्ट। देखो बच्चे अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप ये गलती मत करना। आपको एग्जीक्यूटिव भी वन शॉट ही देना है और दोनों ग्रुप आपसे देना है, एंड प्रोफेशनल भी दोनों ग्रुप देना है। और मेरे को लगता है पर्सनली प्रोफेशनल में बच्चों को टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है यस, कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव, ऑलमोस्ट यस। 2.5-3 महीना तो एक्स्ट्रा मिलता ही है। तो आपका क्या व्यू है? सी दोनों ग्रुप? दोनों ग्रुप ऑब्वियसली होता क्या है ना कि सीसेक का पोर्शन इतना इजी हो जाता है ना कि तुम एग्जीक्यूटिव में एंटर करते हो तब रियलिटी चेक मिलता है कि पढ़ाई क्या है। जमीन आसमान से ऊपर डिफरेंस है। यस, सीएसईटी तो आंख बंद करके सी मार्क करो ना, सी मार्क तो करो। ऊपर उदास हो जाते हो, वैसा है। सो वो चीज के बाद जब एग्जीक्यूटिव में जंप होता है ना तो बहुत वो होता है कि करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि यार दो कुछ नहीं होता है। सो मेरे साथ भी थोड़ा वही था, चेंज ऑफ माइंड था कि एक ग्रुप दो, दो ग्रुप दो, थोड़ा कंफ्यूजन था। सो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कैसे क्या होता है, वो पता चले कि आईसीएसआई भी कैसे पूछती है। सो मैंने ऐसे ही ट्राई में दिया और मेरे अच्छे मार्क्स से निकल भी गया। तो वो सेकंड थॉट आया ही नहीं कि क्या किया क्या नहीं किया, कि हो गया। कितने लोगों का नहीं होता है, एब्सोल्युटली। सो इट इज अ लेसन, अगर नहीं हुआ तो, और हो गया तो फिर और क्या ही अब चाहिए। इसी क्वेश्चन से ना एक दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आपको ना, आपकी वाइल यू आर स्टडिंग, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो आपको ज्ञान देंगे कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो मतलब वो कहते हैं ना, आपको खुद में सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। निगेटिव माइंडसेट, निगेटिव लोग बहुत ज्यादा होंगे। कैसे हैंडल करना चाहिए इसको? इग्नोर करना चाहिए, वही बेस्ट चीज़ है सच्ची। खुद पे सेल्फ ट्रस्ट रखो और अगर क्वेश्चन उठ भी रहा है ना तो भी खुद से ये पूछो कि मैंने उसी दिन आके वो चीज़ कंप्लीट की थी। अगर उसका जवाब हाँ है तो जिसको जो बोलना है बोलने दो, वो फिर बहुत मैटर ही नहीं करता। अच्छी बात है। बच्चों, ये सीखने लायक बात है। आई टेल यू, लाइफ में ना आपको ना बहुत नेगेटिव लोग मिलेंगे। मेरे को भी ऐसे बहुत लोग मिले थे, बोलते थे नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब आई वाज़ अबाउट टू मतलब गिव अप कि नहीं यार नहीं होगा। बट जैसे वो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से निकल जाते हैं ना, लाइफ में एक बाउंस बैक की एबिलिटी आती है, और वो बाउंस बैक ही आपको मोटिवेट करेगा। एंड आई टेल यू, मोटिवेशन ना कभी बाहर नहीं ढूँढना चाहिए। दुनिया का मोटिवेशन वो उधार का माँगा हुआ मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन खुद में ही होना चाहिए। आग जब तक अंदर नहीं होती ना, तब तक काम होता नहीं। बट सर मेरा इसमें थोड़ा पर्सपेक्टिव प्लीज है प्लीज कि प्लीज प्लीज। सो मैंने मैं इतनी रैंकर नहीं थी स्कूल में। सो मैंने जब डिसीजन लिया था कि मुझे सीएस करना है, सो देयर वर पीपल जिन्होंने मुझे बोला था कि तू इतनी स्मार्ट नहीं है, तू इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, तू कैसे कर लेगी ये वो करके। सो मैंने ये चीज़ देखी है कि जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि तू नहीं कर सकती है, तो मेरा हमेशा बाउंस बैक रहता है कि लो मैंने करके वही हाँ यार तो स्पार्क करे एग्जैक्टली। सो मैंने पूरी जर्नी से एक चीज़ सीखी है कि मोटिवेशन से बेटर अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है ना, सो दैट इज द रियल मोटिवेशन। कि अगर कोई तुम्हें बोल रहा है तुम नहीं कर सकते हो, तुम अच्छे बताओ। एक कहावत है कि कोई आपके ऊपर पत्थर फेंके ना, तो उस पत्थर से अपना किला बना लो, और उस किले को दिखाओ कि देखो ये होता है किला। बस यही सही मोटिवेशन है बच्चों। तो ये सीखने लायक बात है। दुनिया कुछ भी बोलेगी, आप उनकी निगेटिव सोच को भी, उनके निगेटिव स्टेटमेंट को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो, तो उनका परसेप्शन बदलेगा कि नहीं वो गलत थे। एंड वही चीज अपने को करनी है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अभी बच्चों का लास्ट 7 डेज कैसे हैंडल करना चाहिए? बिकॉज आई थिंक काफी स्ट्रेस होता है। वो 7 दिन एक डिसाइडिंग जर्नी हो सकता है। एक तो काफी पढ़ना होता है, प्रेशर बहुत होता है। कैसे हैंडल करना चाहिए?
मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मेरे दोनों ग्रुप एक साथ प्रोफेशनल में आए थे, तो मैं तो बहुत ही वो थी। लास्ट डे तक इतना भी थॉट था कि एक ही ग्रुप देखना है, बट पेरेंट्स वो कि पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, जितना आता है जाके लिख के आ जा, जो होगा देख लेंगे वैसा था। तो सो मैंने स्टेप अप किया एंड मैंने एक अगेन चांस लिया, तो वो उसमें हो गया। बट इसमें स्ट्रैटेजी वही है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट डे से जितना ज़्यादा तुम कवर अप कर लोगे ना, तो एग्ज़ाम के पहले उतना तुम्हें कम पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ द एब्सोल्यूट एंड एक चीज जो बच्चे ने की आपको भी करना है, एक चीज याद रखिए, विनर्स नेवर गिव अप। बस आप एक लाइन याद रखना कि जब तक हारे नहीं तब तक हार नहीं हुई है, लास्ट मिनट तक लड़ना है। उसके बाद जो होगा, देख अपनी जर्नी पूरी लड़ना है। उसके बाद रिजल्ट, वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कारण। ओके, सो एक लास्ट, बच्चों को क्या आप एक इनपुट देना चाहेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ें? अभी आगे का क्या प्लान है आपका, मैडम? देखते हैं अभी आर्टिकलशिप करेंगे। सो बच्चे का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, नाउ दिस इज अ रिमार्केबल थिंग दैट बिफोर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन बच्चे का सीएस बन गया है। जहां बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलते हैं अरे बीकॉम ही हैंडल नहीं हो रहा है, यहाँ बच्चे ने बीकॉम से खत्म होने से पहले सीएस बन गया, विच मीन्स दैट एक एक बहुत बड़ी जर्नी है। एंड in a professional courses like CSCS or in a professional degree like CSCS, the earlier you get the degree, it's always better. बिकॉज आपका पहला 3-4 साल एक सीखने में जाएगा। अभी आप लोगों की 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। सो जितना जल्दी ये जर्नी चालू होगी ना, उतना जल्दी आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। सो थैंक यू सो मच दिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू ऑन बोर्ड एंड डिस्कस अबाउट, एंड आई बिलीव बच्चों को भी इससे आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बच्चों, इसी चीज़ के संग कि अपने को ना हारना है, ना रुकना है और ना थकना है। हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। जो आज दिया ने अपने को गाइडेंस दिया है, इनपुट दिया है, उसको 100% अपने तरीके से कैपिटलाइज करके एक सफलता के मुकाम पे पहुंचेंगे ही। So with this, thank you so much. All the very best for your future. थैंक Thank यू। you.